जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ भारत के इतिहास। भारत के इतिहास के साथ साथ मैं आपको विश्व का इतिहास भी पढ़ाऊँगा। बस आप मेरे साथ जुटे रहना। सब देखिए, इतिहास पढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ बताना सबसे बड़ी बात होती है। आज मैं यहाँ पर इतिहास के एक एक फैक्ट के साथ बताऊँगा। इतिहास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा हो या कोई भी चीज़ हो, हर कोई वनडे एग्ज़ाम में इतिहास का बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। चाहे पहले का कंपटीशन एक वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आज का कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीएसआई, कुछ भी हो, लेकिन सभी में इतिहासों का बहुत बड़ा स्रोत रहा है। आज हम जानेंगे सबसे पहले भारत के बारे में। भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले भारत की चर्चा होनी चाहिए। तो भारत, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं भारत के इतिहास। भारत के इतिहास में क्या क्या फैक्ट है, हम सबसे पहले उसको समझते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर, देखिए फैक्ट को समझते चलना, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष, आप देख रहे हैं, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान देंगे, भारत का प्रतीक कहाँ से कहाँ तक रहा। उत्तर की अगर बात करते हैं, उत्तर में जो हिमालय है, उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक, समुद्र की बात करें जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर से 20 नॉटिकल मील दूर तक, याद रखना। अगर यहीं पर एक फैक्ट आपको और बनता है, 20 नॉटिकल मील, आपसे यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पूछे जाते हैं। जब भी हम समुद्र की दूरी की बात करते हैं, समुद्र की दूरी नॉटिकल मील से ही डिनोट की जाती है, इस बात को ध्यान देना है। तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। बात यहाँ पर यह भी पड़ती है, भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत को किसने भारतवर्ष कहा, भारत का इंडिया नाम कैसे पड़ा, हम सभी चीज़ें विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसे महाकाव्य, यहाँ पर महाकाव्य होगा, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना गया, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से, अर्थात भारत का देश कहा गया। भारत का देश का मतलब भारत की भूमि तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया। भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय या भारत की संतान के नाम से संबोधित किया गया। फिर यहीं पर हम देखते हैं कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंडिया शब्द किसने कहा। देखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, तथा जो कुछ मुस्लिम इतिहासकार जो प्राचीन काल में भारत में आए थे, उन्होंने, कुछ मुस्लिम इतिहासकार या कुछ ईरानियों ने भी हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। अब इस बात को समझना कि अब हम चर्चा करेंगे हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले अगर इस बात को हम देखते हैं, हिंद अथवा हिंदुस्तान, जैसे अगर आप इंडिया का अगर एक मैप देखते हैं, इंडिया का मैप जो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे यहाँ पर इंडिया के मैप में आते हैं, ये ऊपर का पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में आ गया है, वो यहाँ से निकलती एक नदी, सिंधु नदी निकलती है। कहाँ से? अर्थात सिंधु नदी निकलती है जम्मू या हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होते हुए निकलती है सिंधु नदी, जो कि अरब सागर में अपने पानी को गिराती है। अरब सागर में अपने पानी को गिराती है। उस सिचुएशन पर, तो जब वो गिराती तो यहाँ पर लोगों को क्या करना पड़ता था, जब प्राचीन ईरानियों को या यूनानियों को जब भारत में प्रवेश करना पड़ता था, तो वहाँ पर सबसे लंबी नदी एक पड़ती थी जिसे सिंधु कहते हैं। उस नदी का नाम सिंधु है। अब इस बात को ध्यान देंगे, जो सिंधु नदी थी, तो उन लोगों को जो ईरानी थे या यूनानी थे, उनको सा नहीं कहना आता था, या अंग्रेज की भी बात कर लेते हैं, वो सा के बजाय हा कहते थे और धा के बजाय दा कहते थे। इसलिए अगर सा को हा माने, धा को दा मानते हैं, तो ये बन गया आपका हिंदू, अर्थात हिंदू नाम समझ में आ गया। अब इसी सिंधु नदी को अंग्रेजी में हम, इंग्लिश में आई थिंक इंडस कहते हैं, तो वे लोग इंडस को भी इंडस ना करके इंडिया कहा। तो यहाँ से आपका इंडस अर्थात इंडिया, मतलब कि हिंदुस्तान और इंडिया जो शब्द नाम पड़ा, ये आपके सिंधु नदी से पड़ा है, आपके ये
सिंधु नदी से पड़ा है, आप इस बात को ध्यान देंगे। फिर यहाँ से देखिएगा कि यूनानियों तथा कुछ ईरानियों ने भी इंडिया को, मतलब कि भारत को इंडिया तथा मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदू शब्द से नाम से संबोधित किया। यदि हम और अगर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि किसी भरत मुनि के नाम पर ये भारत पड़ा। ये प्राचीन काल में एक भरत नाम के कबीला थे जो कि चारागाह की खोज में आए थे। इन कबीले को आने से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्हीं भरत मुनि के नाम पर इनका नाम भारत पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन भारत देख रहे हैं ना आप, क्या है निवासियों को, ऐसा कहा जाता है केवल उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अर्थात किसके, जो भरत मुनि नाम के कबीला थे, उन क्षेत्र को भारत कहा जाता था। बाकी भारतीय आपको यहाँ से दिखाई दिया। तो देखिएगा, मैं अगले की ओर बढ़ता हूँ, आगे देखना। एक मिनट, इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें कुछ फैक्ट ध्यान देना होता है। इतिहास देखिए, सबसे पहले तो एक और देख लेते हैं, इतिहास का मतलब क्या होता है। इति प्लस हास, इति प्लस हास। इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ, मतलब घटित हुआ। अर्थात जो भी प्राचीन काल में ऐसी घटनाएं घटित हुई, वो बीतता जा रहा था, उसी को हम इतिहास कह रहे हैं। अगर फिर से बात करते हैं कि जब, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने पर कोई भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, उस सिचुएशन को इतिहास कहते हैं। जो ये पल है, ये पल गुजरता जा रहा है, आप हम इस पल के लिए क्या कहेंगे, इतिहास की कहानी बोलेंगे। जितने भी हमारे बुजुर्गों से लेकर के सभी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी घटनाओं को हम इतिहास ही कहते हैं। उन सभी घटनाओं को हम इतिहास ही कहते हैं। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमें कुछ स्रोत भी दिखाई देते हैं, और इतिहास को पढ़ने के लिए हम 3 भागों में बांट दिए गए हैं, जिसे आप जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास जिसे आप एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। फिर मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जिसे मेडुअल हिस्ट्री कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आधुनिक इतिहास, फिर उसके बाद आ जाता है आधुनिक इतिहास। अब जैसे कि आप समझते हैं, प्राचीन का मतलब पुराना होता है, जो बहुत ज़्यादा पुरान हो गया है। प्राचीन काल की बातें, अर्थात जब गौतम बुद्ध की बात चलती है या अशोक सम्राट होते हैं, इन सब के काल को गौतम बुद्ध और जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, उन सभी से लेकर हड़प्पा, सिंधु सभ्यता या कालीबंग, लोथल, इन सभी की जब चर्चाएं करते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करते हैं, सम्राट अशोक की चर्चा करते हैं, तो ये सभी के सभी प्राचीन भारतीय इतिहास में आ जाता है। मध्यकालीन इतिहास जो बाबर, हुमायूं की बात करते हैं, औरंगजेब वगैरह, और तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सभी का अगर चर्चा करते हैं तो वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आ जाता है। और आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारा देश बहुत समय पहले अर्थात गुलाम हुआ था अंग्रेज़ों का। जब अंग्रेज़ों के बारे में जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, इन सभी से शुरुआत करते हैं, तो ये आ जाता है आधुनिक इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक इतिहास का आरंभ लगभग 1600 ईस्वी से होता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। तो आइए हम अब इस अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? प्राचीन भारत की। देखिए, प्राचीन भारत में अगर बात करते हैं कि हमें इतिहासों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, प्राचीन भारत काल में इतिहासों के जानकारी के मुख्य 4 स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के मुख्य 4 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ से, हमें धर्म ग्रंथ से भी जानकारियाँ मिलती हैं, और उसके साथ में ऐतिहासिक ग्रंथ से, मतलब जो ऐतिहासिक काल में कुछ लिखे ग्रंथ हैं उनसे भी मिलती है, और जो धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उनसे भी मिलती है, और विदेशियों के विवरण से मिलती हैं। विदेशियों के विवरण से कैसे मिलती हैं? जैसे कि आप जानते हैं कुछ विदेशी भारत में आए और उन्होंने अपने विवरण लिखे,
जब उन्होंने अपने विवरण लिखे तो उनके पुस्तकों से पढ़ने से मुझे जानकारी मिलती है। एक हिसाब से अगर देख लिया जाता है, जैसे कि प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक की रचना की थी। ये किरानी था प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक की रचना की। उस नेचुरल हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक वर्णन के बारे में चर्चा किया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे विदेशी भी आए थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, सेल्यूकस निकेटर भी आया था, बहुत सारे लोग आए थे ना, हर्षवर्धन आया था, हुएनसांग भी आए थे, ये सभी आए, बहुत सारे विदेशी आए थे। तो वे लोग अपने पुस्तक में लिखे हैं, जैसे चचनामा नामक पुस्तक में लिखी गई है, ये जानकारियों का वर्णन मिलता है, युद्ध की जानकारी का वर्णन मिलता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे अभी आपको पढ़ाया जाएगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, लोथल, ये सभी सारी चीज़ें पढ़ाए जाएंगे। वहाँ से निकलती है पुरातत्विक। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? जो भी उत्खनन से प्राप्त वस्तु मिलती है उन्हें रेडियोसी कार्बन 14 के द्वारा उनमें डाला जाता है, तो उनसे ये पता चलता है कि यह कितनी पुरानी वस्तु है, कितने वर्ष की पुरानी वस्तु है। अब उसके बाद देखते हैं, तो जैसे कि हमने पढ़ा कुछ स्रोत क्या थे, धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ स्रोत अगर हम पढ़ते हैं तो देखिएगा, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? अब धर्म ग्रंथ से और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले जो इतिहास के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत मिलते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अब वेद के संकलन करता, मतलब कि जो उसके संकलन करता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन जिसे वेद व्यास कहते हैं। आपने सुना होगा महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। तो यहाँ से आपको पता चलता है ना कि महाभारत कैसे हुआ था। अब उसके साथ साथ याद रखना, वसुधैव, देखिए वेद वसुधैव कुटुंबकम का एक उपदेशक है, जो उपदेश वेद व्यास के द्वारा भी दिया गया है। आगे देखते हैं, फिर वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद, ये विश्वामित्र जब राम वगैरह नहीं थे उन समय के शासन काल का वेद है ऋग्वेद। और सबसे न्यूनतम या नवीनतम वेद अगर कहा जाए तो अथर्ववेद है। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी समझेंगे। तो वेद आप देख लिए 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन का वेद अथर्ववेद है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सबसे पहले देखेंगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अर्थात जो ऋचाएँ, जितनी भी ऋचाएँ हैं उनके एक क्रमबद्ध करना है, मतलब कि सीरियल से जिनकी ऋचाओं की रचना किस क्रम में, काल क्रम में हुए हैं, उनके इस संग्रह के ज्ञान को, जब उस संग्रह का ज्ञान करते हैं तो उसे ही ऋग्वेद कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं ऋग्वेद में क्या क्या है। ऋग्वेद में टोटल मंडल 10 हैं, सूक्ति 1028 सूक्ति हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें ऋचाएँ हैं, जिसमें 10,462 ऋचाओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। फिर से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डाक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 10 है। फिर सूक्तियों की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 1028 है, इससे तैयार कर लेना है। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 1462 है। फिर आगे क्या कर, देखिएगा इसमें हमने क्या लिखा है, ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि, इंपॉर्टेंट, जो भी ऋचाओं को अध्ययन करता होते हैं या ऋचाओं को पढ़ने वाले, ऋचाओं के अध्ययन करता जो भी ऋषि होते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। इस बात को ध्यान देना, ऋचाओं के संकलन, वो अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, यह गायत्री मंत्र है या किसका गायत्री मंत्र है? आपको दिखाया जा रहा है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो कि यह हमारे, मतलब कि गायत्री मंत्र पढ़ना यह हमारे एक सांस्कृतिक परंपरा है। तो देखेंगे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, इसको भी याद रखना है, ऋग्वेद के किस मंडल में?
तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। फिर आगे देखते हैं यहीं पर जो ये सोम एक देवता है, आगे पढ़ाया जाएगा। ये क्या है? सोम एक देवता है। नवे ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का भी उल्लेख किया गया है। अभी जैसे आप पढ़ेंगे आर्यों के बारे में पढ़ेंगे ना, कि जैसे कि एक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उसमें आएगा सोम का उल्लेख आएगा। ठीक है ना, आर्यों के देवता सोम ही थे। फिर आगे समझते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि खिल, याद रखना इस शब्द खिल शब्द को। ऋग्वेद के 8वें मंडल में उल्लिखित जो ऋचाएँ हैं, ऋचाओं को क्या कहा जाता है? 8वें मंडल में जितने भी ऋचाएँ उल्लिखित हैं उन्हें खिल कहा जाता है। फिर यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि वेद आपके 4 थे, फिर यहीं पर जैसे वेद 4 थे, वेद को पढ़ने के लिए तुम्हें अध्यायों में बांटा गया है, मंडलों को। तो मंडलों में कितने ऋचाएँ हैं? 10,462 है। ठीक उसी प्रकार से जब आप वेद पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम उपवेदों को पढ़ा जाता है। उपवेद कितने हैं? 4 भी होते हैं। और उपवेद के साथ साथ एक क्या कहते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये क्या, इसके नाम नहीं याद आ रहे हैं, और क्या कहते हैं, चलो भी बता देंगे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद है। हाँ देखिए, ऋग्वेदों को भली भांति से पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको छंदों को पढ़ना पड़ेगा। छंद कितने होते हैं? 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। ठीक है ना, जब ये सभी आपको याद रहेंगे तभी आप ऋग्वेदों के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, चतुस्वर्ण समाज। क्या आती है? चतुस्वर्ण समाज। चतुस्वर्ण समाज का कल्पना किसमें किया गया, या चतुस्वर्ण समाज जो है वह ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित है, जिसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित चतुस्वर्ण समाज का मतलब होता है पुरुष सूक्त। क्या वर्णित है? अब चतुस्वर्ण मतलब समाज, जो समाज है उसको 4 वर्णों में बांटा गया। कितने वर्णों में? चतुस्वर्ण समाज का मतलब होता है जो पूरी समाज है, समाज को टोटल 4 वर्णों में बांटा गया है। वो 4 वर्णों में बांटा गया है, जो ऐसा कहा जाता है कि ये ब्राह्मण के मुख से निकले हुए ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये कोई जन्म से नहीं होते, इस बात को भी ध्यान देना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कोई जन्म से नहीं होते हैं, जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले 4 वर्ण हैं। अब यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के अनुसार हैं, जो ब्रह्मा जी के मुख से निकलता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्रह्मा जी के भुजाओं से निकलता है वो क्षत्रिय है, जो ब्रह्मा जी के जंघाओं से निकलता है वो वैश्य है, और जो ब्रह्मा जी के तलों से निकलता है, तालू से निकलने वाले शूद्र कहलाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, जो ब्राह्मण होता है वो मुख से वाचाल होता है, और जो क्षत्रिय होता है वो भुजाओं से अर्थात युद्ध में विजय होता है, और जो वैश्य होते हैं वो जंघाओं से मतलब मेहनती होते हैं, शूद्र मतलब तालू से होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें सबसे पहले चर्चा करना है कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और कुछ वेदों से संबंधित ग्रंथ हैं। तो अभी इनमें जैसे हम चर्चा करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों से, या जो और ग्रंथ हैं, जैसे हमने ग्रंथों से चर्चा किया, तो जो धर्म ग्रंथ की बात आती है तो सबसे पहले हमने देखा धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ की अगर बात करते हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेद कितने होते हैं? 4। अब सॉरी, हमने इसको क्या बताया था? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये है वेदांग। अब याद आ गया ना, वेदांग होते हैं। लेकिन वेदों के यहीं पर उपवेद भी होते हैं। वेदों के उपवेद, वेदों के 4 उपवेद हैं, प्रत्येक वेद का एक एक उपवेद होता है। ठीक है ना, वेदों को भली भांति से पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांग कौन कौन है आप लिख लीजिएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष एवं छंद, इनको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा,
जितने भी छंद हैं वो एक मात्रा के अंतर्गत आते हैं, उनको भली भांति से पढ़ा जाता है। यदि वो मात्राओं से अगर भटक जाते हैं उनमें बहुत बड़ा प्रभाव भी आ जाता है। तो याद रखना, आपको वेदों को पढ़ने से पहले 6 वेदांगों की रचना की गई है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो? अगर समझ में आ गया हो तो मैं अगली वीडियो के लिए कल फिर प्रयास करूँगा। यदि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आए तो सपोर्ट ज़रूर करना। और इस बात की याद रखना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ही मेरा इतिहास का पहला पार्ट था। मैं इतिहास के धीरे धीरे पूरे पार्ट को बहुत आसानी तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। मेरी आशा रहेगी कि आप इसी क्लास में अपने इतिहास के चैप्टर को संपूर्ण कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। समझ आया? क्या हुआ?